Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेनिफिट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस, एडवांटेजेस। उसके साथ साथ हमने एक और चैप्टर कवर किया था कॉस्ट शीट। मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा का पूरा क्लासेस अभी तक हमने कवर किया है, हमने यूनिट 1 ही कवर किया। आज से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 आपका स्टार्ट करने वाले। यूनिट 2 में बेसिकली आपका दो चैप्टर्स है, एक है आपका मेटेरियल कॉस्टिंग और एक है आपका लेबर कॉस्टिंग और एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, सो मेटेरियल कॉस्टिंग और एम्प्लॉय कॉस्टिंग ये दोनों आपके चैप्टर्स है। और मैं बता दूं कि दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते, दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते एग्जाम में। तो अगर आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से कवर करना है तो आपको हमारा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। इन दोनों चैप्टर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा आने वाला है। जहां पे भी आपको सिलेबस आपका कॉस्टिंग का आएगा, सपोज कोई सीए करना चाहता है, कोई सीएमए करना चाहता है, तो भी सीए और सीएमए की सिलेबस में ये जो मेटेरियल कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग चैप्टर है ना, और जो हमने पिछली बार कवर किया था कॉस्ट शीट, वो ये सारे के सारे सिलेबस सेम है। तो अगर आप यहां से अच्छे से पढ़ाई करोगे, वहां पे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप क्या करोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, चलो तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले आपका चैप्टर मेटेरियल कॉस्टिंग। चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा और हम छोटे छोटे पार्ट्स में से पढ़ने वाले, पूरा का पूरा कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने वाले, और उसके साथ साथ ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सर मटेरियल। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? मटेरियल का मतलब क्या होता है? देखो, मटेरियल का मतलब है कि ऑल द फिजिकल कमोडिटीज दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर मैं सिंपली बोलूं, जितने भी टेंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन में काम आते, दे आर कॉल्ड एज मटेरियल। ठीक है, अगर मैं सिंपली बोलूं तो क्या दे रखा है मटेरियल? मटेरियल रेफर्स टू द कमोडिटीज supplied to an undertaking for the purpose of consumption in the process of manufacturing or for rendering services or for transmission into product। जो भी आपकी फिजिकल कमोडिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है इन प्रोडक्शन ऑफ ए फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी ट्रीटेड एज मटेरियल। ओके, द जनरल मीनिंग ऑफ मटेरियल इज all the commodities or physical object used to make final product। ओके, चलते टाइप्स ऑफ मटेरियल। देखो, मटेरियल के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। ओके, वन इज योर डायरेक्ट मटेरियल एंड अनदर इज इनडायरेक्ट मटेरियल। हमने आपका जो कॉस्ट शीट जब हमने पढ़ा था, कॉस्ट शीट में हमने देखा था कि हम जब प्राइम कॉस्ट कैलकुलेशन करते तो हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमने बोला था कि बाय नेचर वाइज कॉस्ट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। एंड मटेरियल में भी 2 लेबर होते, मटेरियल में भी 2 टाइप के मटेरियल होते, डायरेक्ट मटेरियल एंड एज वेल एज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सर ये डायरेक्ट मटेरियल क्या है और ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? देखो, मटेरियल जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकते फाइनल प्रोडक्ट में, और जिसका कॉस्ट आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल, एंड दैट टू बी इन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर। क्या बता रहे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, जो मटेरियल जिनके कॉस्ट आप डायरेक्टली एंड प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर एट्रीब्यूट कर सकते हो इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर। अब सर ये इकोनॉमिक फिजिबल मैनर क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, सपोज ये जो टी शर्ट मैंने पहना है, ठीक है, इस टी शर्ट में 2 टाइप के मटेरियल यूज किया गया। फिजिकल कमोडिटी है ये, ओके, फिजिकल प्रोडक्ट है, टेंजिबल प्रोडक्ट है। इसमें एक तो ये जो कॉटन है वो यूज किया गया है, ठीक है। दूसरा, इससे स्टिच करने के लिए कुछ थ्रेड्स की यूज किया गया, ठीक है। तो मैं टेलर के पास गया, मैंने बोला कि मुझे एक शर्ट स्टिच करना है,
और मैं अपने कपड़े जो था, मेरा जो रॉ क्लॉथ था वो मैं लेके गया था, ठीक है। तो उसने बोला कि देखो भाई, दो तरह की मटेरियल आपका लगेगा, एक तो आपका जो कपड़ा है वो लगेगा कॉटन, दूसरा स्टिचिंग करने के लिए जो थ्रेड है वो लगेगा, ठीक है। अब कॉटन का कॉस्ट उसने बोला कि पर मीटर, 1 मीटर का जो कॉस्ट होगा वो 1000 रुपीज होगा, और आपके लिए, आप क्योंकि दुबले पतले हो, आपको 2 मीटर का क्लॉथ लगेगा, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 2000 रुपीज। ये तो आपका केवल और केवल मटेरियल का कॉस्ट आया। स्टिचिंग लगेगा, स्टिचिंग के साथ कुछ बटन्स वगैरह आपका लगेगा, बॉक्रम वगैरह जो कॉलर वगैरह होता है उसमें एक मटेरियल लगता है वो लगेगा, ठीक है। और उन सब का कॉस्ट भी कितना मैं लूंगा, सपोज 200 रुपीज लूंगा, ठीक है। तो यहां पे दो टाइप के रॉ मटेरियल हमने यूज किया है, एक आपका है मेन जो कॉटन है वो क्लॉथ, दूसरा ये जो हमने बाकी के जो बटन हो गया, स्टिचिंग करने के लिए जो हो गया वो हो गया, या फिर कोई अगर मैं कोई ब्रांड का या फिर कोई लोगो वर्क या फिर टैग वगैरह लगा रहा हूं उसका कॉस्ट आ गया, इन सब का कॉस्ट आ गया 200 रुपये। अब सर देखो, अगर मैं शर्ट को बोलूं, अगर शर्ट की आइडेंटिफाई मैं करूं, उसका मेजर कॉस्ट और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मटेरियल हम लिखेंगे, सबसे पहले सर हमने जो कपड़ा यूज किया है ना उसका देखेंगे, जो कटन हमने, जो क्लॉथ हमने यूज किया है उसकी क्वालिटी के ऊपर जो शर्ट है उसकी फाइनल प्राइस डिसाइड होगा, या फिर उसकी प्राइस वैरी करेगा कि आप कितने अच्छे कपड़ा यूज कर रहे हो, कितना अच्छा कपड़ा आप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी शर्ट की कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। क्योंकि स्टिचिंग करने के लिए बहुत ही कम खर्चा आता है, और स्टिचिंग करने के लिए एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है, सपोज एक ही बंडल का थ्रेड है और उसी से वो मेरा भी कपड़ा स्टिच कर रहा है, किसी और पर्सन का भी कर रहा है, किसी और पर्सन का भी कर रहा है, ठीक है। बटन्स उसने क्या किया था, पूरा होलसेल में पूरा का पूरा पैकेट बटन का खरीद लिया था, मेरे शर्ट में भी वही बटन यूज कर रहा है, किसी और के शर्ट में भी वही बटन यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अदर कॉस्ट है ना वो मेरे लिए, जो बटन का कॉस्ट है वो मेरे लिए कितना एक्यूरेट आया, कितना कॉस्ट मेरे शर्ट में लगा है, या फिर थ्रेड कितना मेरे शर्ट पे लगा है, वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये मैं इजीली पता कर सकता हूं कि मेरा अगर शर्ट बना है ना, 2 मीटर का क्लॉथ लगा है जिसका कॉस्ट है 2000 रुपये, ये तो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। और इजीली मतलब कोई भी एक टेलर 2 मिनट में आपको बता देगा कि आपके लिए 2 मीटर का क्लॉथ लगेगा, 1 मीटर का कॉस्ट 1000 रुपीज है, सो रफली आपका खर्चा जो आएगा 2000 का आएगा, 2000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि जो स्टिचिंग के लिए जो थ्रेड्स है वो भी लगेगा, आपकी बॉटम्स वगैरह लगेगा, हुक वगैरह अगर कुछ है तो वो भी लगेगा, तो उसमें आपका कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि कितने रुपए का थ्रेड लगेगा, कितना रुपए का बटन लगेगा, क्योंकि वो बटन सिंगल इंडिविजुअली नहीं खरीदता, वो क्या करता है बटन एक पूरा का पूरा पैकेट में खरीद लेता है और उसमें से बाकी सारे कस्टमर के लिए यूज करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया मटेरियल का, एक जो मेरा ये क्लॉथ है जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज, और ये जो बटन्स वगैरह मैंने यूज किया, बटन्स थ्रेड्स वगैरह स्टिच करने के लिए यूज किया है, वो भी एक मटेरियल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक है डायरेक्ट मटेरियल जिसका कॉस्ट मेजर है प्रोडक्ट में जो कि क्लॉथ है, या फिर जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा कलर का कपड़ा है वो आप देख के जज कर सकते हो कि शर्ट कौन सा कलर का है, लेकिन कौन सी कलर का थ्रेड है वो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसीलिए जो थ्रेड है या फिर जो बटन्स है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, और जो आपका कपड़ा है जो कॉटन है वो क्या होगा, आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब पॉइंट ये है कि इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज कोई बेड है, मैं ये टेबल, जिस टेबल पे मैं पढ़ा रहा हूं अभी, वो टेबल लकड़ी का बना हुआ है, मैं कारपेंटर के पास गया, मैंने बोला कि भाई मुझे एक ऑनलाइन क्लास करना है, उसके लिए एक स्टडी टेबल चाहिए, वो दे दो। उसने बोला कि सर देखिए आपको कौन सी लकड़ी का बनाना है वो बताइए, ठीक है, आपको कौन सी क्वालिटी का लकड़ी का बनाना है वो बताइए। मैंने बोला हाँ ठीक है, मुझे एक अच्छा क्वालिटी की लकड़ी का बता दो। तो उसने बोला कि पर स्क्वायर फुट आपका 1000 रुपये का आता है या फिर 1200 रुपये का, उस हिसाब से आपका जो टेबल का कॉस्ट आएगा वो 5000 का सेट तो वुड लगेगा, ठीक है, और मेरा जो चार्जेस होगा वो 2000 का होगा, और कुछ फेविकॉल वगैरह लगेगा तो उसमें भी 500 रुपये का लग जाएगा, कील्स वगैरह हो गया, नट्स वगैरह हो गया, फेविकॉल वगैरह हो गया, वो सब लगेगा। तो यहाँ पे सर डायरेक्ट मटेरियल कौन है, डायरेक्ट मटेरियल में बोलूँ कि अगर कोई भी मेरे टेबल को देखेगा इजीली बता देगा कि इसका जो मेजर कॉस्ट होगा वो वुड की होगा, ठीक है, लकड़ी की होगा।
तो इसीलिए जो वुड है वो है डायरेक्ट मटेरियल, और जो फेविकॉल वगैरह जो ज्वाइंट करने के लिए जो कील्स वगैरह लगा है वो होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, सिमिलरली आप कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है बहुत सारे प्रोडक्ट का। अगर आप अपना स्मार्टफोन ले लीजिए तो उसमें भी कुछ नॉर्मली जॉइंट्स के लिए नट्स वगैरह लगा हुआ है, वो भी क्या होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डिस्प्ले होगा, जो आपका प्रोसेसर होगा, जो बैटरी होगा, वो क्या होगा डायरेक्ट मटेरियल, जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो डायरेक्ट मटेरियल जिनके कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप एक शर्ट बना रहे हो तो उसका जो कपड़ा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो थ्रेड्स वगैरह आप यूज कर रहे हो, जो बटन वगैरह यूज कर रहे हो, दैट आर इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? दोज मटेरियल्स व्हिच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। सही है, सही है सब। चलो, अच्छा देखो, एक अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा जो कॉस्ट आता है वो होता है मटेरियल कॉस्ट का। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं जो कि फिजिकल गुड है, जैसे कि शर्ट की बात करूं, अगर मैं शर्ट बनाने जाऊंगा तो दो खर्चा मेनली आएगा। एक आएगा स्टिचिंग का कॉस्ट, मतलब लेबर कॉस्ट जो आएगा, टेलर का कॉस्ट। दूसरा आएगा मटेरियल का कॉस्ट। मेरे मटेरियल की कॉस्ट, टेलर कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो शर्ट है, उसकी प्राइस कितना होगा। 1 मीटर का कॉस्ट, अगर मैं एक सूट बनाने जा रहा हूँ, एक ब्लेजर बनाने जा रहा हूँ, तो ब्लेजर का जो कॉस्ट है ना वो ऐसा है कि 1 मीटर का 1 लाख भी है। रेमंड का ऐसे भी सूट आता है जिसकी एक मीटर की कॉस्ट 1 लाख रुपए होता है। ठीक है, और 1000 रुपए में क्या, 300 रुपए में भी आपको 1 मीटर ब्लेजर का सूट मिल सकता है। ब्लेजर का कपड़ा 300 रुपए का भी मिल सकता है पर मीटर, और वही ब्लेजर का कपड़ा 3 लाख का भी मिल सकता है। तो डिफरेंट होता है मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, कौन सी मटेरियल की क्वालिटी। ठीक है, सो मटेरियल कॉस्ट एक इतना इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, उससे अगर मैनेज आप कर लो। अगर हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टन एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट। कॉस्ट को असर्टन करना, पहले तो कॉस्ट निकालना कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है। उसके बाद सेकेंड जो है वो है कि कॉस्ट को असर्टन करके उसे कंट्रोल भी करना। भाई इतना कॉस्ट हो रहा है ना, हमें इसे कंट्रोल में लाना है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉस्ट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सो टू असर्टन द कॉस्ट, टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट, ये तीनों मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप मटेरियल, एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मटेरियल को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो प्रोडक्शन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो हमें पढ़ना क्यों है इस चैप्टर, हमें क्यों पढ़ना है इस चैप्टर में? हमें बस ये पढ़ना है कि हम मटेरियल की कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मटेरियल की वेस्टेजेस को कैसे रिड्यूस करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, सो दैट अल्टीमेटली हम अपना प्रॉफिट को एनहांस कर सकते हैं। राइट। चलो, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। मटेरियल को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है, एंड उसके साथ साथ मटेरियल को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो, मटेरियल को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। मटेरियल कंट्रोल करोगे, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट, क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आपको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे क्वालिटी का क्लॉथ यूज करिए। जितने भी आप फेमस ब्रांड ले लीजिए, चाहे आप एलपी ले लीजिए, लुई फिलिप्स, चाहे आप जारा ले लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए, इफ देयर कॉस्ट मोर, तो उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि उनके पास एक तो ब्रांड का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और दूसरा जो है वो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। आप किसी टेलर के पास जाइए, आप अपना कोई ब्रांड मत लगाइए, कस्टमाइज अगर सूट भी आपको बनाना है तो आपका सूट का प्राइस डिपेंड करेगा कि आप कैसे अपनी कैसे क्वालिटी की, कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल या फिर कौन सी क्वालिटी का कॉटन यूज करते हो। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट में क्या आता है? क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट। प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट जो क्या होगा, मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट and the cost of the final product is directly related with the final material cost of the material used for the production. So material को proper control क्यों करना है? नंबर 1 quality of the final product, नंबर 2 प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप रॉ मटेरियल को अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि
मटेरियल को कंट्रोल करना, यानी कि उसे रिकॉर्ड भी करना और उसके ऊपर ध्यान देना कि आप कौन से क्वालिटी के रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो। उसके ऊपर दो चीजें डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना होगा, फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है कि भाई मेरे पास मटेरियल कितना है, तो आप ये बोल सकते हो कि आप प्रोडक्शन हमेशा कंटिन्यू करोगे या फिर नहीं करोगे। अगर आपको ही नहीं पता कि आपके पास स्टॉक कितना है, तो आप कहां से प्रोडक्शन करोगे? स्टॉक प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, जिससे आप प्रोडक्शन करोगे। सो प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अगर सफिशियंट नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल आपके पास कितना अवेलेबल है। देखो, द प्रोडक्शन farms need to ensure that the production process runs smoothly and should not be paused for the want of raw material। बोल रहा है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा ये देखना चाहिए कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो हमेशा कंटिन्यू रहे एंड मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से वो क्या हो, पॉज ना हो जाए। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रोडक्शन इंटरप्शन एन एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल शुड बी मेंटेन। एक एडिक्वेट स्टॉक ऑफ लेवल मेंटेन करना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा कि कितना मेंटेन करना चाहिए? अगर आपके पास मटेरियल का प्रॉपर कंट्रोल हो, अगर आपके पास मटेरियल का प्रॉपर रिकॉर्ड हो। ठीक है। कॉस्ट ऑफ द हैंडलिंग, कॉस्ट ऑफ द स्टॉक हैंडलिंग एंड स्टॉक आउट। देखो, अब एक एंटिटी को एंटिटी हैज टू इनकर द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फंड यूज, स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट लाइक इवापोरेशन, ऑब्सोलेंसेस, अंडर स्टॉकिंग कॉजेस इन द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू स्टॉक आउट एंड ब्रीच ऑफ कमिटमेंट। देखो, जब भी आप रॉ मटेरियल को होल्ड करते हो, आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा, सपोज मैंने अपनी गोदाम में 10 लाख का रॉ मटेरियल रखा है, तो ये जो 10 लाख का रॉ मटेरियल मैंने रखा है, इसमें मेरी दो तरह की कॉस्ट एसोसिएटेड है। एक तो मुझे इसे रखने के लिए रेंट भी सर देना है, रेंट पे करना है, जहां पे मैं रख रहा हूं गोदाम का रेंट है। दूसरा है, अगर मैं ये पैसा कहीं से लाया हूं ना, मतलब कहीं से लोन वगैरह लाया, वर्किंग कैपिटल, तो उसका इंटरेस्ट वगैरह मुझे देना है। या फिर अगर ये पैसा मेरा है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब देखो, सपोज ये जो 10 लाख रुपए ये मैं कहीं से लोन ला रहा हूं, तो मुझे तो उसे इंटरेस्ट पे करना है जिससे लोन ला रहा हूं, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो मेरे लिए कॉस्ट है। तो जितना जल्दी ये रॉ मटेरियल क्या होगा, जितना जल्दी ये रॉ मटेरियल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा और बेचा जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, उतना जल्दी मेरे पास पैसा आ जाएगा। अगर ये पैसा ज्यादा देर तक, अगर ये रॉ मटेरियल ज्यादा देर तक पड़ा रहा मेरे गोडाउन में, तो मेरा नुकसान है क्योंकि मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। अगर ये मेरा खुद का भी पैसा है, तो खुद के पैसे से क्या होगा? देखो, अगर मेरा खुद का पैसा है तो ये खुद का पैसा भी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। ये 10 लाख रुपए अगर मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, लेकिन अब ये मेरा जो रॉ मटेरियल है उसमें इंक्लूडेड है, तो ये पैसा जो मेरा लॉस हो रहा है ना, वो अपॉर्चुनिटी स्टॉक है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो प्राइस है वो भी मुझे इंक्लूड करना है। तो इसीलिए मुझे हमेशा देखना है कि ना तो ओवर स्टॉकिंग हो ना तो अंडर स्टॉकिंग हो। ठीक है। ऐसा भी हो रहा है कि हमने कम मटेरियल रखा है और हमारे पास कस्टमर का डिमांड आ रहा है, हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी ब्रांड को क्या करेगा? हैम्पर करेगा। अगर हमारे पास ज्यादा मटेरियल हो रहा है, ज्यादा स्टॉक हमने रख लिया है, तो ऑब्सोलेंस होने का डर है, एवापोरेशन होने का डर है, वेस्टेजेस होने का डर है। ठीक है। तो ये भी सारे प्रॉब्लम्स है। तीसरा जो पॉइंट है, मतलब 5वां पॉइंट, वो है वेस्टेजेस एंड अदर लॉसेस। जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास रॉ मटेरियल का प्रॉपर कंट्रोल है, प्रॉपर रिकॉर्ड है, तो आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कब चाहिए, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका वेस्टेजेस एंड जो लॉसेस है वो कम होगा। ठीक है। अच्छा, रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक्स और रिसोर्सेस। देखो, अगर कभी मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसे कभी भी चाहिए कि भाई हमें रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है वो बोलो, बॉस हमारा आके बोलता है, कंपनी का सीईओ आके बोलता है, आज मुझे बताना है, आज मुझे बताओ कि मेरे पास कितना स्टॉक है रॉ मटेरियल का। आप बताओगे कैसे? इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर रिकॉर्ड और इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, प्रॉपर रिकॉर्ड अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तब कैसे बताओगे? ठीक है। सो प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। कभी भी इनकम टैक्स वाले पूछ सकते हैं, कभी भी आपका स्टॉक ऑडिट हुआ, ऑडिट में वो भी काम आएगा, या फिर आपका टॉप मैनेजमेंट पूछ रहा है तो उस टाइम पे भी आपका काम आएगा। ठीक है।
तो ये जो पॉइंट्स है, क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट कैसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, कॉस्ट ऑफ द स्टॉक हैंडलिंग एंड स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट, वेस्टेजेस एंड अदर लॉसेस एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज, ये सारे चीजों में आपका रॉ मटेरियल का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना है। यह हमारा मटेरियल का पहला क्लास था। होपफुली क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छा लग रहा है ना, एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर ये पहुंचेगा तो हमारा जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मेरा भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा और आपको भी अच्छा होगा और किसी बच्चे को भी हेल्प हो जाएगा। अगर उन्हें प्रॉपरली पता नहीं है कि कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप रेफर करिए, वरना मत करिए। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार रेफर करिए, लाइक करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, इसका जो नोट है वो मैं टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर लूंगा। अब ये जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।